सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर के बारे में पहला लेक्चर पढ़ाया था और उस पहले लेक्चर में अल्कोहल के रिगार्डिंग उसकी प्रिपरेशन, उसका इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ जिसमें मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट था, जैसे एसिड कैटालाइज्ड में मैकेनिज्म का इंपॉर्टेंस था, तो मैकेनिज्म भी समझाया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वगैरह सारी चीजें समझाई डिटेल में 1 आवर के अंदर में। आज हम इंट्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल और ईथर को वन शॉट में बताएंगे, फिर इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे। तो कहानी समझ गए हो, क्लास 12 के चैप्टर 11 के बोर्ड के रिगार्डिंग है, कर लेना आप। फिनॉल और ईथर की कहानी आज हम समझने जा रहे हैं और क्योंकि हम बहुत फास्ट बोलेंगे तो आप प्लीज 1.5x 2x के स्पीड में ना देख के नॉर्मल के स्पीड में देखोगे। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं फिनॉल के बारे में कि फिनॉल कैसा दिखेगा। तो देखो एक बात समझ लेना, जैसे आपने पहला चैप्टर में एरीन्स पढ़ा था, एरीन्स के बारे में क्या बोला था कि जब बेंजीन रिंग में से, जैसे बेंजीन रिंग है जिसका फॉर्मूला C6H6 होता था, इसमें से एक हाइड्रोजन को निकालते थे और एक हाइलोजन को जोड़ते थे तो C6H5X बन जाता था, जिसको हम अराइल हेलाइड कहते थे। एराइल हेलाइड बोले तो हेलाइड की जगह X की जगह क्लोरीन हो सकता था या ब्रोमीन हो सकता था या आयोडीन हो सकता था, फ्लोरीन को लेके नहीं चलते थे। यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते थे तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, 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 किसी एक जगह से हाइड्रोजन हटके एक जगह हाइलोजन जुड़ता था, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कुछ भी, और वो बन जाता था हमारे पास एराइल हेलाइड। यानी बेंजीन रिंग के कार्बन से डायरेक्टली अटैच अगर होता था क्लोरीन, तभी एराइल हेलाइड कहते थे। अगर जिस तरह से मान लो ये बेंजीन रिंग नहीं है और इससे क्लोरीन जुड़ जाए तो इसको बोलोगे 1 नंबर पे क्लोरो है और ये साइक्लोहेक्सेन है। क्या है? साइक्लोहेक्सेन। ये एराइल हेलाइड में नहीं आता, साइक्लोहेक्सेन है, ये एराइल हेलाइड में नहीं अल्काइल हेलाइड में आता है। यानी ये टॉपिक हमें पढ़ना है हेलो अल्केन्स में और ये टॉपिक हमें पढ़ना था हेलो एरीन्स में। उसी तरह अगर मान लो यही बेंजीन रिंग भी हो, बेंजीन रिंग भी हो जाए, बेंजीन रिंग भी हो जाए और उस पे CH2 लग के Cl लग जाए, फिर भी ये आता था हमारे पास, याद है, बेंजाइलिक क्लोराइड में आता था और ये भी हेलो अल्केन का पार्ट होता था। हेलो एरीन्स मतलब कार्बन डायरेक्टली, क्लोरीन डायरेक्टली अटैच्ड हो बेंजीन रिंग वाले कार्बन से। उसी तरह अगर आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर बनाकर और ऐसा स्ट्रक्चर बनाकर यहाँ CH2OH दे दे तो फिर ये बेंजाइलिक अल्कोहल हो जाएगा और ये अल्कोहल के अंदर आएगा, फिनॉल के अंदर नहीं आएगा। अगर ऐसे साइक्लो का स्ट्रक्चर बना के दे दे और यहाँ OH लगा दे तो ये हो जाएगा साइक्लो। मान लो डायरेक्ट OH ना लगा यहाँ, हाँ चलो ठीक है, या फिर CH2OH लगा दे तो ये आप बोलोगे क्या हो गया, मतलब साइक्लो। समझो क्या लिख रहे हैं, समझेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। हेक्सेन और मीथेनॉल। समझो हमने बोला कि साइक्लो हेक्सेन का एक स्ट्रक्चर है, 1 नंबर पे मेथ है और ऑल है क्योंकि अल्कोहल है, ये अल्कोहल के फंक्शन में आता था। अगर मान लो, फिर से समझते हैं, घबराना मत, इंट्रोडक्शन को पकड़ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है तो टॉपिक में दिक्कत नहीं होता। अगर यहाँ पर OH लग जाता तो ये साइक्लो हेक्सेनॉल हो जाता और ये सब के सब हेलो अल्केन्स या ये सब के सब अल्कोहल्स में आते। अगर एरीन्स जैसे कार्बन के बेंजीन रिंग के कार्बन से OH लगा होता है, उसी तरह अगर बेंजीन रिंग में के कार्बन से OH जुड़ जाए, जैसे बेंजीन रिंग के कार्बन से, समझेंगे आराम से, हमने बोला कि ये स्ट्रक्चर दिख जाए या ये स्ट्रक्चर दिख जाए, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते थे कि ये साइक्लोहेक्सेन यानी हेलो अल्केन का स्ट्रक्चर है, यानी ये अल्काइल हेलाइड का स्ट्रक्चर है। एराइल हेलाइड के स्ट्रक्चर को होने का सिर्फ एक कंडीशन कि बेंजीन रिंग के कार्बन से Cl लगना चाहिए। उसी तरह फिनॉल के होने का सिर्फ एक कंडीशन, बेंजीन रिंग के कार्बन से OH जुड़ना चाहिए। अगर बेंजीन रिंग के पास के बाद वाले कार्बन से OH जुड़ा है तब भी वो अल्कोहल में आ गया, फिनॉल में नहीं आया। अगर बेंजीन रिंग नहीं है और उसके बाद वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है तब भी वो अल्कोहल में आ गया, फिनॉल में नहीं है। और अगर बेंजीन रिंग नहीं है और उसमें डायरेक्टली OH जुड़ा हुआ तब भी वो अल्कोहल में आ गया, फिनॉल में नहीं है। फिनॉल का सिर्फ और सिर्फ
एक ही कंडीशन है कि बेंजीन रिंग में OH जुड़ा हुआ होना चाहिए। बोलो बात समझ में आई? हाँ सर, इंट्रोडक्शन का थोड़ा बहुत टॉपिक समझ में आ गया। ये चीजें समझना बहुत जरूरी था, नहीं तो थोड़े थोड़े बातों पर हम समझ लेते हैं वो बेंजीन है, वो फिनॉल है या अल्कोहल है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो फिनॉल जैसे अराइल हैलाइड होने के लिए बेंजीन रिंग के कार्बन से डायरेक्टली क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन को जुड़ना चाहिए, उसी तरह हमें फिनॉल को होने के लिए, अराइल अल्कोहल को होने के लिए, फिनॉल स्पेशल उसका नाम है, उसको होने के लिए बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH को ही जुड़ना पड़ेगा, तभी वो फिनॉल बन पाएगा। अगर वो बेंजीन रिंग नहीं, तब OH जुड़ा है तब भी वो अल्कोहल में आ जाएगा, या बेंजीन रिंग के बाद वाले कार्बन से जुड़ा है तब भी वो बेंजाइलिक अल्कोहल बन जाएगा, फिनॉल नहीं होगा। तो इसका सिंपल नाम हो गया फिनॉल, और फिनॉल इसका IUPAC नेम भी है। और अगर इसका कोई कॉमन नाम आपसे पूछे तो कॉमन नेम क्या है इसका, तो इसका कॉमन नेम भी फिनॉल ही होता है। यानी फिनॉल कैसे मिला होगा, तो हमने क्या किया होगा, एक बेंजीन रिंग लिया होगा, उस बेंजीन रिंग में से कहीं से हाइड्रोजन को हटाया होगा, हाइड्रोजन को हटाकर हमने क्या किया होगा, OH को जोड़ा होगा, कहीं एक जगह से हाइड्रोजन हटाकर OH को जोड़ा होगा, डायरेक्ट बेंजीन रिंग के कार्बन से OH को जोड़ा होगा, तो हमने बोला होगा कि ये फिनॉल बनके हमारे पास आ गया है। इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसका आईपेक नेम और कॉमन नेम दोनों क्या होता है, फिनॉल होता है। तो ये कहानी समझ में आ गई, यानी बेंजीन रिंग के कार्बन से डायरेक्टली लगा होना चाहिए। अब हम अगर टाइप्स ऑफ फिनॉल की बात करें, टाइप्स ऑफ फिनॉल की बात करें, तो फिनॉल हो सकता है मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक जैसे मोनो हेलो अल्केन्स, एक OH जुड़ा होना चाहिए, उसी तरह मोनोहाइड्रिक में एक OH जुड़ा होना चाहिए। मोनोहाइड्रिक ऐसा भी दिख सकता है कि बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ है, या टॉलिन के साथ भी डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ CH3 है और OH बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा, यहाँ जुड़ जाता है OH तो फिर बेंजाइलिक अल्कोहल बन जाता है, वो फिनॉल नहीं रह पाता। तो दोनों के दोनों मोनोहाइड्रिक है, क्योंकि दोनों में एक ही जगह OH जुड़ा हुआ है। अगर हमारे पास डाई हाइड्रिक की बात करें, तो जहां पर दो जगह OH जुड़ा हुआ हो, मान लो एक OH यहाँ जुड़ा है, एक OH यहाँ जुड़ा है, इसको हम डाई हाइड्रिक कहेंगे। अगर हमारे पास ट्राई हाइड्रिक की बात की जाए, तो तीन जगह OH जुड़ा हुआ होना चाहिए, एक जगह मान लो यहाँ जुड़ा हुआ है, एक जगह मेटा पोजीशन पर और एक जगह पैरा पोजीशन पर, तो ये हो गया मोनोहाइड्रिक। इन दोनों में से कोई भी मोनोहाइड्रिक हो सकता है। इसका अगर कॉमन नेम लिखोगे तो बोलोगे फिनॉल है, और आईपेक नेम भी बोलोगे फिनॉल है। इसका चाहो तो ऐसा नाम दे सकते हो कि ये पूरा ग्रुप हमारे पास क्या बन गया, फंक्शनल ग्रुप के साथ फिनाइल ग्रुप बन गया, मतलब फिनॉल है ये हमारे पास, और ये मिथाइल है, यानी 1 मिथाइल फिनॉल कह सकते हो। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि इसका मतलब समझो, हम जो कह रहे हैं उस बात में कंफ्यूज नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। पहले तो समझ गए कि जैसे एराइल हैलाइड बनने के लिए बेंजीन रिंग के कार्बन से ही Cl, Br और I को जुड़ना चाहिए था, उसी तरह फिनॉल को बनने के लिए बेंजीन रिंग के कार्बन से ही OH को जुड़ना चाहिए। अब मोनोहाइड्रिक में एक OH जुड़ा होगा, डाईहाइड्रिक में 2 जुड़ा होगा और ट्राईहाइड्रिक में 3 जुड़ा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब इसमें कुछ स्पेशल है जिसका नाम आपको ध्यान होना चाहिए, कॉमन नेम और आईपेक नेम, जो आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, जो आपकी बुक में बताया गया है। ठीक है, आराम से समझोगे तो दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं, यूट्यूब पे ऑप्शन है कि चीजों को आप थोड़ा स्लो कर सकते हो, तो हम अपनी तरफ से जल्दी बताने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सकता है उतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हेलो अल्केन्स हेलो एरिन्स पढ़ा दिया है तो आप आसानी से कोरिलेट कर पा रहे हो। अगर आपके पास ऐसा दिख जाए, यहां पर OH लग जाए और ये बेंजीन रिंग है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका कॉमन नेम लिखना हो या IUPAC नेम लिखना हो तो बोलोगे कॉमन नाम है इसका फिनॉल, और आईपेक नेम भी इसका है फिनॉल। लेकिन अगर आपके पास ऐसा हो जाए कि बेंजीन रिंग के बाद कहीं पे CH3 लग गया और उसके ऑर्थो पोजीशन पर OH लग जाए, तो उसको बोलोगे ऑर्थोक्रेसॉल, ये इसका कॉमन नाम होगा। और आईपेक नेम लिखोगे तो वही सिंपल, जैसे हम आईपेक नेम लिखते जा रहे हैं, दूसरे मान लो यहां से काउंटिंग करोगे 1 2, तो दूसरे नंबर पर बोलोगे मिथाइल है, और जो बेंजीन है वो फिनाइल बन जाता है, और फंक्शनल ग्रुप OL है, तो ये क्या बन जाएगा, फिनॉल है, यानी 2 मिथाइल फिनॉल है। उसी तरह अगर आपको ऐसा दिख जाए कि बेंजीन रिंग है और उसके साथ यहाँ CH3 लगा है और यहाँ पर OH लगा हुआ है, तो ये कॉमन नेम में हो जाएगा मेटाक्रेसॉल।
और आईपेक नेम लिखोगे तो यहां से काउंटिंग करोगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से काउंटिंग करते हैं, तो 3 नंबर पे आ गया मिथाइल और फिनॉल हो गया। अगर मान लो इसी तरह आपके पास बेंजीन रिंग में CH3 लगा है और इसके पारा पोजीशन पर OH लगा है, तो इसको बोलोगे कॉमन नेम में पारा क्रेसोल। और आईपेक नेम लिखोगे तो 1 2 3 4 तो बोलोगे 4 मिथाइल फिनॉल। देखो अगर आपको आईपेक नेम लिखने, कॉमन नेम लिखने में प्रॉब्लम होगा तो ये जो स्पेशल लिखा रहे हैं ऑर्थोक्रेसोल, मेटाक्रेसोल, पाराक्रेसोल, ये सब तो याद कर लो। उसके बाद जब इसके पूरे प्रिपरेशन को समझा देंगे तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन जब बताएंगे तो वहां पर भी चीजें क्लियर होती चली जाएगी, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कहता है इसमें एक स्पेशल और कैसा दिख सकता है डाइहाइड्रिक में कि एक बार OH यहां लगा है और एक बार OH यहां लगा है, तो इसका नाम आप बोलोगे, इसके कॉमन नेम को लिखोगे, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई अदर ऑप्शन नहीं है। और इसके आईपेक नेम को लिखोगे तो कॉमन नेम में बोलोगे ये कैटेकॉल है। क्या है? कैटेकॉल है। इसी तरह हो सकता है कि इस बेंजीन रिंग में यहां पर OH लगा है और मान लो यहां पर OH लगा है, 2 OH लगा है, यहां पर नहीं, यहां पे लगा दो, यहां पर मान लो OH लगा हुआ है, तो इसको करोगे कॉमन नेम में रेसोर्सिनॉल। स्पेलिंग देख लेते हैं एक बार, RESORCINAL। और इसी तरह अगर बेंजीन रिंग में ऐसा बना हुआ है, यहां पर OH लगा हुआ है और यहां पर OH लगा हुआ है, तो इसका कॉमन नाम में बोलोगे हाइड्रोक्यूनॉन या क्यूनॉल। ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसका अगर आईपेक नेम लिखोगे तो क्या बोलोगे? बेंजीन रिंग है और 1 नंबर पे और 2 नंबर पे डाइऑल है, 1,2 डाइऑल। यहां पे बोलोगे तो 1 नंबर पे और 3 नंबर पे, यानी बेंजीन 1,3 डाइऑल है। और इसका नाम बोलोगे तो क्या बोलोगे? बेंजीन 1,4 डाइऑल है। यानी ये स्पेशल नाम आपको ये पता होना चाहिए कि CH3 के साथ अगर एक OH लगा हुआ है ऑर्थो पर तो ऑर्थो क्रेसॉल बन जाएगा, वो टॉलिन नहीं रहेगा। सिर्फ ऐसा होता था, सिर्फ ऐसा होता था, ऐसा बेंजीन स्ट्रक्चर बनता था तो इसको हम टॉलिन कहते थे। लेकिन इसी टॉलिन में जब OH जुड़ जाएगा किसी ऑर्थो पोजीशन पर तो ऑर्थो क्रेसॉल बन जाएगा, मेटाक्रेसॉल और पाराक्रेसॉल। और ये स्पेशल नाम इसका केटेकॉल। जब 2 OH ऑर्थो पर जुड़ा हो, एक मेटा पर जुड़ा हो तो रेसोर्सिनॉल सिनॉल, और जब पारा पर जुड़ा हो तो हाइड्रोक्यूनॉन या क्यूनॉल हो जाएगा। ये स्पेशल नाम आपको पता होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फिनॉल। आईपेक नेम, कॉमन नेम में दिक्कत होगा तो हम टेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पे भी बातें क्लियर हो जाएगी। अब हम बात करने जा रहे हैं ईथर के बारे में। इरेज करें, लिख लो, लिख लिया सर। अब ईथर की थोड़ी सी कहानी समझाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम कूद पड़ेंगे प्रिपरेशन पे, ठीक है। प्रिपरेशन में क्या है कि प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल और ईथर समझाने की कोशिश करेंगे इंट्रोडक्शन में। देखो जितना आपको स्पेशल एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन है वही पढ़ोगे, वही तो बोर्ड में आएगा ना, अब अलग से थोड़ी आ जाएगा, तो इसलिए इतना स्पेशल नाम है। अब कहेगा कि ऑर्थोक्रेसॉल को रिएक्ट कराओ या हाइड्रोक्यूनॉन से रिएक्शन होगा, तो आपको पता तो होना चाहिए हाइड्रोक्यूनॉन क्या होता है। तो स्पेशल जो नाम कॉमन नेम में कुछ उठपटांग पूछा जाएगा, सिर्फ यही पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं ईथर के बारे में। ईथर के लिए आपको दिखेगा ROR, याद करो, थोड़ा बहुत कंफ्यूज मत करना, ये आपको कीटोन से थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो कीटोन में क्या था? RC⋯OR, मतलब यहां पर हो सकता है CH3 हो, यहां O हो, यहां CH3, लेकिन यहां होना चाहिए था CH3 C⋯O CH3, ऐसा होना चाहिए। यानी जो डबल बॉन्ड O लगा हुआ है वो कार्बन के साथ लगा हुआ है और ये 2 अल्काइल ग्रुप के बीच में लगा हुआ है। इसके कॉमन नेम लिखने का तरीका होता है अल्काइल ईथर। यानी पहला अल्काइल लिखो स्मॉलर ग्रुप, स्मॉलर अल्काइल, और दूसरा अल्काइल लिखो लार्जर अल्काइल। समझाते हैं कैसे, समझो। अभी नॉर्मल वाला चीज समझा देते हैं, फिर जब डिटेल चाहिए होगा तो जब हम आईपेक नेम लिखेंगे, एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन करेंगे तो डिटेलिंग कर देंगे। आप कमेंट करके बता देना हमें डिटेलिंग चाहिए। ये देखो तो इधर भी CH3 लगा है, इधर भी CH3 लगा है। मान लो दूसरा पूछते हैं हम, C2H5O C2H5,
ठीक, इसको हटा देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन होगा इसलिए कीटोन समझा दिया। तो ये दोनों के दोनों ये सब कैसे है, सिमेट्रिकल ईथर है। कैसे है, सिमेट्रिकल ईथर है। तो इसका नाम लिखोगे तो इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल और बीच में ईथर, तो इसका नाम लिखोगे कॉमन नाम में मिथाइल, मिथाइल ईथर। तो कोई बच्चा कहेगा सर इतना अच्छा थोड़ी लग रहा है, 2 बार मिथाइल लिख रहे हैं, तो ऐसे ना लिखते, इसको लिख देते हैं डाई मिथाइल ईथर। उसी तरह सिमेट्रिकल है तो इसका नाम लिख देते हैं डाई इथाइल ईथर। अब कोई बच्चा कहेगा सर पहला लेटर कैपिटल होता है, ठीक है लिख दिया भैया, सब तरह के बच्चे हैं कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसका कॉमन नेम लिखने का तरीका ये है, इसका IUPAC नेम लिखने का तरीका है एल्कोक्सी एल्केन, यानी जो छोटा ग्रुप है उसको एल्कोक्सी लिखो, स्मॉलर अल्काइल को, और जो लार्जर अल्काइल है उसको अल्केन लिखो। जो लार्जर अल्काइल है, समझाते हैं नाम, जैसे इसको नाम लिख के समझाया उसी तरह दोनों को समझाते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका नाम लिखोगे तो एक तरफ बोलोगे छोटा, दोनों एक ही जैसा है, तो इसका नाम लिखोगे आईपेक में तो बोलोगे मीथॉक्सी, एक तरफ मेथ है तो उसको ऑक्सी बना दिया, एक तरफ सिंपल मेथ है तो उसको मीथेन बना दिया, तो आईपेक नेम हो गया मिथॉक्सी मीथेन। इसका आईपेक नेम लिखोगे तो दोनों तरफ इथेन है तो एक तरफ बना दो इथॉक्सी और एक को बना दो इथेन। लेकिन अगर ऐसा होता CH3OC2H5 तो इसमें नाम लिखते तो सबसे छोटा क्या है मिथाइल, उसके बाद क्या है इथाइल, लेकिन अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, ई पहले आता है, तो इसको लिखते हैं आप इथाइल मिथाइल ईथर। इसमें डाई वगैरह नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों अलग अलग नाम है, ये कॉमन नाम हो गया। आईपेक नेम कहता तो बोलते छोटा ग्रुप ये है तो इसके लिए लिखते मीथॉक्सी और तब लिखते इथेन। जो छोटा ग्रुप होगा उसको ऑक्सी लगा दो, जो बड़ा ग्रुप है उसके साथ एन लगा दो, और ये हो गया हमारे पास सिमेट्रिकल ईथर और ये हो गया अनसिमेट्रिकल ईथर। कहानी खत्म, ठीक है। और बहुत सारे के एग्जांपल है बुक में, उससे दिक्कत होने की जरूरत नहीं है। मान लो ऐसा दे देता है, ऐसा दे देता है, ऐसा दे देता है, ऐसा बेंजीन रिंग दे देता है, यहाँ O लगा देता है और यहाँ मान लो C5 या फिर C7 7 दूना 14 15 16 15 C7H15 दे देता, तब क्या नाम लिखोगे, तो बोलोगे इसके पास है 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और इसके पास है 7 कार्बन। तो पहले हमको कॉमन नेम लिखना है तो हम लिखेंगे फिनाइल, 7 को हेप्टाइल, अल्काइल अल्काइल ईथर, तो फिनाइल हेप्टाइल ईथर लिख दिया, कॉमन नाम खत्म। आईपेक नेम लिखना है तो इसको बनाओगे ऑक्सी ग्रुप को, अभी कार्बन कम है तो बोलोगे फेनॉक्सी, और उसके बाद इसको बनाओगे क्योंकि 7 कार्बन इसमें 6 कार्बन था तो छोटे वाले कार्बन को ऑक्सी लगा दो, बड़े वाले कार्बन को हेप्टेन हो गया। समझ में आया। तो ये ईथर की कहानी हो गई। तो हमने फिनॉल और ईथर की जितनी एनसीईआरटी में आपके लिए बेसिक इंट्रोडक्शन था वो समझा दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा, दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको लिख लो। अब हम प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल समझाते हैं और साथ ही साथ पुराने चैप्टर को भी रिवाइज करेंगे जहां पर हमें देखने को मिलेगा, इसीलिए करवाने की जरूरत नहीं है। और उसके साथ साथ हम फिनॉल प्रिपरेशन ऑफ ईथर भी करवाएंगे और स्पेशली प्रिपरेशन ऑफ ईथर में विलियमसन सिंथेसिस मेथड आएगा जिसका मैकेनिज्म जानना बहुत जरूरी है, तो वो भी समझाएंगे। फटाफट लिखो, देखो कितना टाइम लगा। और फास्ट बोलने में अगर कंफ्यूजन होगा तो आप हमें बताओगे। 18 मिनट लगा इंट्रोडक्शन में, अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर लिख लिया। ये अगर थोड़ा लंबा भी हो जाएगा वीडियो तो टेंशन मत लेना, क्योंकि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं चीजों को बहुत कोरिलेट करके। जैसे पहला चैप्टर पढ़ा, देखो अभी हम प्रिपरेशन देखेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज आप नहीं भी जानते होंगे ना पहला चैप्टर का, वो भी कोरिलेशन हो जाएगा आपका। मतलब पूरा मेरा वीडियो खत्म करते करते तक आपको अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी 12th लेवल पर। हम बात करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। फेनॉल का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। इसका 4 मेथड आपके बुक में दिया गया है। पहला मेथड है फ्रॉम हेलो एरिन्स। किसकी मदद से? हेलो एरिन्स की मदद से। तो देखो जो बुक में रिएक्शन दिया गया है उसको हम डायरेक्टली लिख के आपको समझाते हैं और उसके बाद चीजों को पकड़ना। बुक में कहता है कि आप एक काम करो, एक हेलो एरिन्स ले लो। हेलो एरिन्स मतलब एराइल हेलाइड ले लो, यानी बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली आप क्लोरीन को लगा दो और इसको रिएक्शन करा दो NaOH से इन प्रेजेंस ऑफ 623 केल्विन एंड 300 ATM से रिएक्ट कराओगे, यानी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर
जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की मदद लोगे तो आप देखोगे कि ये बना लेगा सोडियम फेनोऑक्साइड, मतलब ये यहाँ से H प्लस और NaO- टूट जाएगा और NaO- यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, इसको कहते हैं सोडियम फेनोऑक्साइड, और H और Cl मिलके HCl बाहर हट जाएगा, यानी बेंजीन रिंग के साथ कुछ ऐसा बनके आपके पास आ जाएगा ONA, इसके ऊपर माइनस होगा, इसके ऊपर प्लस होगा, इसका नाम स्पेशली हम कहते हैं सोडियम फेनोऑक्साइड, ठीक है, सोडियम फेनोऑक्साइड। और इसके साथ साथ क्या निकला बाय प्रोडक्ट, HCl निकल गया। अब इसका रिएक्शन अगर आप करा देते हो, कहीं से भी H प्लस ले आते हो, H प्लस कहां से ला सकते हो, H2SO4 से ला सकते हो, HCl से ला सकते हो, कहीं से उठाकर H प्लस ले आओगे तो यहाँ से Na निकलकर अगर ये लेकर आओगे तो NaHCl, और ये लेके आओगे तो Na2SO4 बाहर, NaSO4 बाहर निकल जाएगा। दिखाते हैं क्या होगा, तो यहाँ से OH जुड़ जाएगा और यही हमारा फेनॉल बन गया, और बाहर निकल जाएगा या तो NaCl, या अगर आप H2SO4 लेते तो इससे H जाता, बचता क्या, ये कैसे टूटता है H2SO4, HSO4 माइनस प्लस ऐसे टूटता, H को जाता यहाँ OH लगता, यानी NaHSO4 सोडियम बाई हाइड्रोजन का सल्फेट बाहर निकल जाता अगर H2SO4 लेते हैं, यानी कहीं से भी H प्लस लेना, हमें बाई प्रोडक्ट पर ध्यान नहीं देना था, हमें ध्यान देना था कि कैसे रिएक्शन होता है। तो हमने देखा कि हम हेलोएरिन्स लेते हैं, उसको NaOH से रिएक्ट कराते हैं हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर, तो वो सोडियम फेनोऑक्साइड बना लेता है, और उसको जब हम H प्लस किसी एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो वो हमारा फेनॉल बना के दे देता है। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल फ्रॉम हेलोएरिन्स। अब इसी में थोड़ा सा दिमाग लगा के कोई क्वेश्चन पूछ दे, हाउ कैन बी इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इस रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था एक प्रोसेस जिसका नाम था नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हम क्या करते थे, HNO3 ले लेते थे और साथ ही साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लेते थे। तो इस एराइल हैलाइड के साथ, हेलोएरिन्स के साथ होता ये था कि ये क्या कर लेता था कि अपने ऑर्थो पोजीशन पर NO2 जोड़ लेता था, और दूसरा ये अपने एक पारा पोजीशन पर NO2 जोड़ लेता था, और इस प्रोसेस को हम नाइट्रेशन कहते थे, क्योंकि NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। EWG मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, एक तो रेजोनेंस इससे Cl को बाहर निकलने के लिए कहेगा और NO2 उसमें उसकी मदद करेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि हेलोएरिन्स जो होता है वो Cl को छोड़ना नहीं चाहता ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड रेजोनेंस वगैरह वगैरह से स्टेबलाइज है, तो उसको कमजोर करने के लिए NO2 क्या करेगा, मदद करेगा। एक तो टेम्परेचर मदद कर रहा है, ऊपर से सोडियम फेनोऑक्साइड को रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड को फेनोऑक्साइड बनाने के लिए हम रिएक्शन करा रहे हैं हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, उसमें अगर हम गलती से NO2 जोड़ दिए तो वो हमारा रिएक्शन को फास्ट कर देगा। NO2 कैसे जोड़ेंगे, नाइट्रेशन पे। तो आपको रिएक्शन याद होगा कि जब आप क्या करते थे कि इस Cl के साथ यहाँ NO2 जोड़ देते थे, तो जो टेम्परेचर आपको 623 केल्विन लेना था, NaOH तो लेते ही थे प्लस NaOH तो लेना ही था, लेकिन जहां पर आप 623 केल्विन ले रहे हो वहां पर आप 423 टेम्परेचर ऊपर नीचे 23 13 हो सकता है केल्विन ले लेते थे, यानी थोड़ा सा मॉडरेट टेम्परेचर पर भी आपका काम बन जाता था, मॉडरेट टेम्परेचर पर भी आपका काम बन जाता था। तो यहाँ पर जुड़ जाता था, फिर से हमारा बन जाता था, नाइट्रो ग्रुप तो लगा ही होता था, NO2 यहाँ पर सोडियम फेनोऑक्साइड बन जाता था अगर याद होगा तो। इसमें बस एक फायदा होता था हमारे पास कि NO2 के आने से हमारे पास टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की जगह 423 पर भी काम बन जाता था। फिर इसको हम आगे बढ़ते थे और कहीं से H प्लस उठा के लाते थे, तो ये हमें फेनॉल दे देता था। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये था कि सिर्फ और सिर्फ फेनॉल नहीं मिलता, NO2 लगा होता उसके साथ में, यानी सिर्फ फेनॉल चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल फेनॉल चाहिए।
तब तो यही रिएक्शन लेके चलना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे NaOH को रिएक्ट कराओगे, फिर एसिड से रिएक्ट कराओगे। लेकिन अगर पूछ ले रिएक्शन को कैसे स्पीड कर सकते हो, रेट को कैसे बढ़ा सकते हो, तो ऑर्थो पोजीशन पर NO2 जोड़ दो। इसी का दूसरा आपने कंडीशन देखा था कि आप क्या करते थे, बेंजीन रिंग लेते थे, उस बेंजीन रिंग में Cl यहाँ लगाते थे, एक बार इस ऑर्थो पर और एक बार पारा पर NO2 जोड़ देते थे, तो ये टेम्परेचर घट के 368 केल्विन आ जाता था। तो आप इसको NaOH से रिएक्ट कराते थे, जैसे जैसे NO2 ग्रुप ऑर्थो और पारा पर जोड़ते जा रहे थे, टेम्परेचर डाउन होता जा रहा था और ये प्रोडक्ट हमारा बन के आ जा रहा था। यहाँ पर सोडियम फेनोऑक्साइड पहले बन रहा था, यहाँ NO2 लगा हुआ था, यहाँ भी NO2 लगा हुआ था। फिर इसको H+ से रिएक्शन कराते थे तो ये क्या कर लेता था, फिनॉल बना लेता था, लेकिन ओरिजिनल फिनॉल नहीं बन पा रहा है क्योंकि NaOH लगा हुआ, NO2 लगा हुआ था। जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इस रिएक्शन को और फास्ट करना होता था तो हम क्या करते थे, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप पढ़ा होगा लास्ट चैप्टर में। तो यहाँ पर Cl था, एक बार NO2 यहाँ भी लगा देते थे, एक बार NO2 इस ऑर्थो पर भी लगा देते थे और एक बार NO2 इस पर भी लगा देते थे। अब हमें ना NaOH की जरूरत होती थी ना तो हाई टेम्परेचर की, सिर्फ गर्म पानी लेकर आओ, रिएक्शन करा दो तो ये बना लेता था फिनॉल। बस 3 जगह नाइट्रो ग्रुप लगा होता था, NO2 और NO2 दो बार ऑर्थो पर, एक बार पारा पर OH बन जाता था। तो हमें ओरिजिनल रिएक्शन तो ये था, लेकिन अगर हमसे कोई पूछ दे कि रिएक्शन को हम फास्ट कैसे कर सकते हैं, तो हम फास्ट करने का तरीका पहले नाइट्रेशन कर दो। इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन बनता था, याद होगा, ये मेजर बनता था, ये माइनर बनता था हमेशा, और पारा का जो ऑब्जेक्ट बनता था प्रोडक्ट वो मेजर होता था, जो ऑर्थो का बनता था वो माइनर होता था। तो नाइट्रेशन करके NO2 जोड़ लिया। अब आप बोलोगे सर एक बार तो NO2 जोड़ लिया, 2 बार जोड़ना होगा तो फिर नाइट्रेशन कर दो तो यहाँ पर जुड़ जाएगा, फिर नाइट्रेशन कर दो सेम रिएजेंट लेके तो यहाँ पर भी जुड़ जाएगा। यानी यहाँ से आपको यहाँ पहुंचना होगा तो एक बार और नाइट्रेशन कर दो, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचना होगा तो पहले यहाँ से यहाँ पहुंचो नाइट्रेशन करके, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचो नाइट्रेशन करके। यानी यहाँ से अगर इस जगह तक पहुंचना होगा आपको तो फिर आपको HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना होगा। और आपको यहाँ से अगर यहाँ तक पहुंचना है तो फिर आपको HNO3 मतलब यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ से यहाँ तक पारा पोजीशन पर जोड़ना था तो HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना होगा। बोलो बात समझ में आया नहीं आया, फिर से रिपीट करते हैं। हम बोल रहे हैं कि हेलोरिन से सिंपल बनाना है तब तो ठीक है, राइलेराइड ले लो, NaOH ले लो, 623 केल्विन 300 ATM हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर सोडियम फेनॉक्साइड बना लेगा, फिर H+ ले लो और फिनॉल बन जाएगा। ये रट लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रटने के साथ साथ थोड़ी बातों को समझो कि लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि इसी के साथ अगर हम नाइट्रेशन कर देते हैं HNO3 H2SO4 के साथ तो एक बार ऑर्थो पर और एक बार पारा पर NO2 जुड़ जाता है। NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -I इफेक्ट दिखाता है, वहां से इलेक्ट्रॉन किसी को खींचने वाला चाहिए था क्योंकि लोन पेयर का डेंसिटी बढ़ जाता है क्लोरीन के निकलने से। ये मेजर था, ये माइनर था, तो इसके लगने से रेट ऑफ रिएक्शन जो फिनॉल के बनने का रेट था, अगर यहाँ 10 मिनट लग रहा था तो यहाँ 5 मिनट में ही बन जा रहा था, यहाँ 3 मिनट में ही बन जा रहा था, यहाँ 2 मिनट में ही बन जा रहा था। यहाँ पर NaOH चाहिए था, यहाँ पर सिर्फ H2O चाहिए था गर्म पानी, यहाँ पर हमें NaOH चाहिए था लेकिन कम टेम्परेचर पे चाहिए था। ये सारी बातें समझ में आई, हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, देख लो पक्का से समझ में आया तो ठीक, क्योंकि अभी रिवीजन चल रहा है तो चीजों को हम समझाने की कोशिश करते हैं अच्छे से ताकि पुराना चैप्टर भी आपको याद हो जाए। लिख लो फटाफट अगर बातें समझ में आई है तो। अगर पुराना चैप्टर पढ़ा होगा तो दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको, पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ तक समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आई। यहाँ पर वार्म वाटर लिख लो सिर्फ, ये घोच पोच मत कहना सर आपने कैसे लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आया, पूरा पढ़ चुके हो आप। ये मेन रिएक्शन है, बाद बाकी पुराने को भी रिवाइज करा दिया है, इरेज करें पक्की वाली बात। हाँ सर कर दो। अब प्रिपरेशन का दूसरा मेथड फ्रॉम सल्फोनिक एसिड बेंजीन सल्फोनेशन, दूसरा मेथड है हमारे पास फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना है हमें। सेम इसमें भी फेनो ऑक्साइड बनेगा। देखो अब फिर कोरिलेट करेंगे चीजों को, कैसे कैसे समझेंगे एकदम। अगर जो बच्चा हमारा पहला वीडियो हेलो एल्केन्स हेलो एलिन्स देख कर आया है और उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन देख कर आया है, उसके लिए बाही वाला वीडियो एकदम हम पूरा इसमें पूरा निचोड़ निकालेंगे कैसे कैसे करते हैं। दूसरा प्रिपरेशन हम करने जा रहे हैं फिनॉल का फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड का मतलब SO3H होता है। बेंजीन के साथ अगर SO3H लग जाए तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं। आप देखो हमारे पास तरीका ये है कि हम बेंजीन रिंग ले ले, सीधा सीधा बेंजीन रिंग ले ले और इसको रिएक्शन करा दे ओलम से।
OLEUM, ओलम से रिएक्शन करा दे, ओलम का फार्मूला ओलम 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 OLEUM, ठीक है, ओलम से रिएक्शन करा दे, ओलम का फार्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको नाम से ही काम बन जाएगा। तो क्या करेगा ना, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना देगा, यानी ओलम का कुछ ऐसा फार्मूला होगा जो इसके अंदर SO3H जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ये SO3H जब जुड़ेगा तो इसको फिर रिएक्शन करा दो NaOH से। जैसे ही NaOH से रिएक्शन कराओगे तो ये बना लेगा। अब इस समय टेम्परेचर जो है आपको मॉडरेट रखना है, जितना क्लोरीन को हटाने के लिए टेम्परेचर चाहिए था, सल्फोनिक एसिड को हटाने के लिए टेम्परेचर उतना नहीं चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर रखना है। तो ये क्या कर लेगा, पहले सोडियम फेनोऑक्साइड फिर बना देगा ONA माइनस प्लस, और ये SO3 हटेगा और यहां से H हटेगा और H मिलके H2SO3 बाहर निकल जाएगा। बात को समझना है। फिर इस फेनोऑक्साइड को H प्लस, ये H प्लस HCl से ले लो, ये H प्लस H2SO4 से ले लो और इससे जोड़ दो, तो फिर आपको फेनॉल मिल जाएगा। यानी 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 आप एक बात समझ रहे हो कि फेनॉल बनाने का एक तरीका है कि भैया ये ले बेंजीन रिंग ले लो, ओलम लगाओ, SO3 करो, NaOH करो, या फिर सोडियम फेनोऑक्साइड पहुंचो, बाय प्रोडक्ट से आपको कोई मतलब नहीं है, फेनॉल पहुंच जाओ। अभी अभी आपने ये किस्सा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब देखो अभी अभी आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में कि हम एक प्रोसेस करते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या करते हैं, डायरेक्ट इसके साथ नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, बेंजीन रिंग ले लेते हैं और उसमें Cl जोड़ देते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही आप सल्फोनेशन करते हो, क्या करते हो, सल्फोनेशन एक प्रोसेस है जिसको हम H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करके करते हैं। तो क्या होता है, इसमें से HSO4 टूट कर यहां पर हमें पास Cl और ऑर्थो पोजीशन पर SO3H बना लेता है, या बेंजीन रिंग से जुड़कर Cl यहां पारा पोजीशन पर SO3H बना लेता है। तो एक तरीका तो है डायरेक्ट बेंजीन को ओलम से रिएक्ट कराओ, सल्फोनिक एसिड, इसका नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसका नाम है सोडियम फेनोऑक्साइड। तो एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट ऐसा कर लो जो चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ है। एक तरीका ये है कि एराइल हैलाइड लो, सल्फोनेशन करो, SO3 दो बार जुड़ेगा। अब इसको रिएक्शन कराओगे NaOH से तो यहाँ पर ONA जुड़ जाएगा, यानी ये बेंजीन रिंग रहेगा, यहाँ Cl रहेगा और यहाँ ONA जुड़ जाएगा। फिर इसको H प्लस से रिएक्शन कराओ तो ये क्लोरीन के साथ फेनॉल बनेगा। ये ओरिजिनल चाहिए तब तो इसी रिएक्शन से चलना पड़ेगा, फेनॉल बन रहा है, लेकिन क्लोरीन वगैरह जुड़ने के साथ चाहिए तो ये भी रिएक्शन हो सकता है। यहां से अगर NaOH जोड़ते तो क्या होता कि यहां पर ONA जुड़ता, Cl का Cl रहता और यहाँ पर ONA जुड़ता और इसको फिर H प्लस से रिएक्शन कराते तो यहाँ H जुड़ के पारा पोजीशन पर फिनॉल हो जाता और 1 नंबर पे क्लोरो, 4 नंबर पे क्लोरो हो जाता। तो इस तरह से कोरिलेट करना है हमें। और इसी क्लोरीन को जब आप HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कर रहे थे तो नाइट्रेशन हो जा रहा था, और नाइट्रेशन होने की वजह से ये एक बार Cl यहां था और यहां पर NO2 जुड़ जा रहा था, और एक बार Cl यहां था और यहां पर NO2 जुड़ जा रहा था। हमेशा मेजर यही रहता है और माइनर ये रहता है। इसमें भी देखोगे तो ये माइनर होगा और ये मेजर होगा। तो फिनॉल बनाने का एक तरीका जो दूसरे चैप्टर में है वो तो सीधा सीधा ये है, लेकिन पुराने बात को भी अगर रिवाइज करें तो ऐसा कुछ होगा। इसी क्लोरीन रिंग के साथ अभी अभी हम क्या कर रहे थे, तो NaOH को रिएक्शन करा रहे थे एट हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। तो क्या हो रहा था, फिर से ये सोडियम फेनोऑक्साइड बन रहा था फ्रॉम हेलोएलिन्स ONA, और इसको जब H प्लस से रिएक्शन करा रहे थे तो ये फिर से फेनॉल बना के दे रहा था। तो इस तरह से कोरिलेट करके सारी चीजों को चलना है। अगर सल्फोनिक एसिड से हमें फेनॉल बनाना होगा तो इस रिएक्शन का ध्यान रखना है, बाकी पुराना भी रिवाइज कर दिया। अगर हमें हेलोएलिन्स से बनाना होगा तो ये वाली चीजें हमें याद होनी चाहिए, डायरेक्ट हमें फेनॉल मिलके आ जाएगा, यहाँ तक याद होनी चाहिए हेलोएलिन्स के लिए। अगर सल्फोनेशन करना है तो ये है, नाइट्रेशन करना है तो ये है, और सिंपल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन से ओलम मिला के सल्फोनिक एसिड, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम फेनोऑक्साइड और H प्लस से फिनॉल बन के आ जाएगा। तो इस तरह से पुराना चैप्टर आगे चैप्टर रिवाइज कराने में जो बच्चा पुराना चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ के आएगा उसको हो जाएगा बड़ा कंफ्यूजन। तो इसलिए दोनों चैप्टर का कोरिलेशन करो, देखो बहुत मजा आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा दिक्कत होगा तो आप हमें बताओगे, इस तरीकों को फिर बदल लेंगे। कितना भी वीडियो क्या है, जितना बना सकते हैं उतना बना सकते हैं हम अपनी तरफ से आपको पुराने चैप्टर का भी, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि बेंजीन रिंग का चीजें याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सल्फोनेशन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रेशन।
इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो फेनॉल फ्रॉम हेलोएरिन्स। इस प्रोसेस को कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, थ्रू व्हिच बेंजीन इज ट्रीटेड विथ ओलम टू फॉर्म बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज ट्रीटेड विथ NaOH टू फॉर्म बेंजीन सोडियम फेनोक्साइड एंड देन सोडियम फेनोक्साइड इज रिएक्ट विथ H+ टू फॉर्म फेनॉल। तो ज्यादा इंग्लिश नहीं हो गया, बात समझ गया हो। यानी अगर आपको HNO3 H2SO4 से रिएक्ट कर रहे थे तो नाइट्रेशन हो रहा था, अगर H2SO4 से हीट कर रहे थे तो सल्फोनेशन हो रहा था, हमेशा दो प्रोडक्ट बनता था, माइनर ऑर्थो पर मेजर पारा पर, इसके लिए भी उसके बाद डायरेक्ट इससे आप 623 केल्विन NaOH से रिएक्ट कर रहे थे, सोडियम फेनोक्साइड H+ कर रहे थे, OH यानी जस्ट पीछे वाला प्रिपरेशन देखा फ्रॉम हेलोएरिन्स टू प्रिपेयर फेनॉल, और ये हो गया फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड टू प्रिपेयर फेनॉल। डायरेक्ट फेनॉल चाहिए तो ठीक है, क्लोरीन वगैरह लगा के फेनॉल चाहिए तो ये सब भी एक मेथड है। बात समझ में आया? बोलो और रिवाइज करा है, पक्की वाली बात, आगे वाले प्रोसेस से बढ़ जाए। हाँ, तो इस तरह से हम बेंजीन रिंग में क्या होता है, बहुत सारा फार्मूला याद करना बच्चों के लिए बहुत टफ होता है, इसलिए हम पीछे आगे दोनों को रिलेट कर रहे हैं। कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना, आराम से पढ़ोगे चीजें को रिलेट हो जाएगी। 35 मिनट हुआ है, चलो दो तो बता पाए, लिख लिया होगा यहाँ तक। अब हम तीसरा मेथड देखने जा रहे हैं कि क्या है हमारे पास, प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट देखने जा रहे हैं। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से हम फेनॉल को कैसे बनाते हैं, इस बात को हम समझते हैं आराम से, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है हमारे लिए समझना। देखो हमारे पास है तीसरा, हम पुराना भी रिवाइज कराएंगे, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कैसा होता था, ऐसे एक बेंजीन रिंग लगा होता था और यहाँ पर N2X- N2+X- जुड़ता था, जिसमें हम क्या करते थे, सबसे पहले एनालीन लेते थे। एनालीन बोले तो NH2 लगा होता था, प्राइमरी एमीन होता था, इसको हम एनालीन कहेंगे। एनालीन का रिएक्शन हम कराते थे NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl या HBr, जो भी हो, मतलब H+ से रिएक्ट कराते थे, जो हमारा एसिड होता था। तो एनालीन बना लेता था हमारे पास, HX रखते हैं, क्या रखते हैं, HX रखते हैं। X जो है हमारा क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। तो ये बना लेता था हमारे पास यहाँ पर N2X+ X की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, और ये है हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब कहता है इसका रिएक्शन अगर आप H2O गर्म पानी से रिएक्शन करा दो, वाटर से, तो ये क्या करेगा, यहां से HOH टूटेगा। आराम से समझना, घबराना बिल्कुल नहीं। यहां से HOH टूटेगा और OH इससे जुड़ जाएगा, बाहर निकल जाएगा N2+HX। X कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, और यहाँ OH बन जाएगा और आ जाएगा फेनॉल। और उसी रिएक्शन में जब यहां से यहां पहुंचने तक का तो ठीक था, लेकिन इसी जगह अगर आप क्यूप्रस क्लोराइड से रिएक्शन करा दो या क्यूप्रस ब्रोमाइड से रिएक्शन करा दो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को, तो ये क्या बना ले रहा था, हेलोएरिन्स बना ले रहा था। यानी यहाँ पर Cl लग जा रहा था, बाहर में क्या निकल जा रहा था, N2। अगर Br2 है, अगर Br से रिएक्शन कराते थे तो यहाँ पर Br लग जाता था और बाहर निकल जाता था N2। और इसी का रिएक्शन हम डायरेक्ट Ki से कराते थे सेकिंग करके, तो क्या होता था, आयोडीन लग जाता था और बाहर निकल जाता था N2। याद करो, हाँ सर थोड़ा याद आ रहा है। और यहाँ पर N2 निकलता था, और इस यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए तो ठीक है, और जब यहाँ से लेकर ये वाले पोजीशन पे पहुंचते थे तो इसको हम कहते थे पिछले चैप्टर में कि ऐसे होने रिएक्शन को हम सेंड मेयर रिएक्शन कहते हैं। सेंड मेयर रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स। यानी आपको पहले इस चैप्टर के लिए बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से आपको फेनॉल बनाना था, तो आपने पहले एनालीन लिया, एनालीन को NaNO2 और HX में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता था, उससे आपने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना दिया, Cl, Br, I कुछ भी हो सकता था। उसको जब गर्म पानी से रिएक्शन कराया तो OH लग गया। उसी को जब क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड से रिएक्शन करवाया, क्यूप्रस आयोडाइड नहीं होता, ऐसा कोई भी चीज देखने को नहीं मिलेगा। तो क्यूप्रस क्लोराइड क्यूप्रस ब्रोमाइड से रिएक्ट कराया तो या तो एराइड क्लोराइड बना लिया या तो एराइड ब्रोमाइड बना लिया। लेकिन इसी का जब Ki से रिएक्शन कराते थे सिर्फ सेकिंग, तो वो सेंडमेयर नहीं था, वो थोड़ा सा अलग था। सेंडमेयर से हट के Ki से रिएक्शन कराते थे तो यहाँ I जुड़ जाता था, यानी
बेंजीन आयोडाइड बना लेता था, तो एराइल आयोडाइड बना लेता था, तो ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से या तो अराइल क्लोराइड या तो अराइल ब्रोमाइड बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते थे? कहते थे हम कि ये एक सेंडमेयर रिएक्शन है, और इसको हम सीधा कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बोलो कहानी पकड़ पा रहे हैं? पुराने चैप्टर का रिवीजन हो रहा है, यानी बेंजीन एनिलीन लेना है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पहुंच जाना है। अगर उसको H2O से रिएक्शन कराओगे गर्म पानी से तो ये फिनॉल बना लेगा, उसको क्यूप्रस क्लोराइड से रिएक्ट कराओगे तो एराइल क्लोराइड बना लेगा, क्यूप्रस ब्रोमाइड से रिएक्शन कराओगे तो एराइल ब्रोमाइड बना लेगा, और इन दोनों का रिएक्शन इसके साथ सेंडमेयर रिएक्शन है। और इसको सिंपल Ki से रिएक्शन कराओगे, आई अगर चाहिए एराइल आयोडाइड तो Ki से रिएक्शन करा के ऐसे हिला देना होगा तो एराइल आयोडाइड बना लेगा, लेकिन ये सेंडमेयर के अंदर नहीं है, ये सेंडमेयर के अंदर नहीं है। सेंडमेयर रिएक्शन सिर्फ इतना है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने वाला, और ये फिनॉल का प्रिपरेशन हो गया फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। समझ में आया? लिखो किस तरह से कोरिलेट कर रहा है, ऐसा ना हो कि पूरी तरह से कंफ्यूज कर जाओ, इसलिए मेरी सलाह पहला चैप्टर का जो वन शॉट बनाया है उसको पढ़ लो। यहाँ तक लिख लिया? हाँ सर लिख लिया सर। अब लास्ट आते हैं, देखो जो पुराने से कोरिलेट हो सकता था उसको हमने पुराने से भी कोरिलेट करके आपको समझा दिया, ताकि इसी बहाने आपको चीजें याद रहे। थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को विजुअलाइजेशन चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डायरेक्ट लाइन बाय लाइन पढ़ने वाली चीज नहीं है, पुराना आगे आगे, पुराना पुराना पीछे, पुराना आगे, ये सब करते रहना पड़ेगा, तभी बातें समझ में आएगी। और लास्ट प्रोसेस है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, जिसका नाम है फ्रॉम क्यूमीन। क्या नाम है? क्यूमीन। क्यूमीन को हम दूसरे भाषा में आइसोप्रोपाइल एक सेकंड, बेंजीन रिंग के साथ है ना, हाँ, क्यूमीन को हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, ठीक है सॉरी। क्यूमीन को हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। आइसोप्रोपाइल बेंजीन मतलब ऐसा स्ट्रक्चर है, और यहां पर लगा हुआ है ये, और C, यहां पर H, यहां CH3, यहां CH3, यानी यहां से काउंटिंग करोगे 1 2, काउंटिंग के सबसे लास्ट से पहले वाले पर मिथाइल ग्रुप लगाओ, कोई सब्स्टिट्यूएंट्स लगाओ, उसको आइसोप्रोपाइल कहते हैं। और इसका एक स्पेशल नाम है क्यूमीन। क्यूमीन का जब रिएक्शन कराओगे आप O2 से, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराओगे तो ये कुछ ऐसा बना के दे देगा आपको, ये बना लेगा ऐसे, C है, CH3 है, CH3 है, और ये जो दो O है ना इसके बीच में जाके O जुड़ जाएगा, और इसका नाम है हमारे पास क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और जब इसका रिएक्शन कराओगे H+H2O से तो ये आपको फिनॉल बना के तो देगा ही देगा, साथ ही साथ आपको एसीटोन बना के भी देगा। एसीटोन बोले तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और ये भी लार्ज अमाउंट में बनेगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि ये स्मॉल अमाउंट में बनेगा। यानी ये रिएक्शन आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, इसका कोरिलेशन नहीं कर सकते। यानी क्यूमीन मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन ले लो, क्यूमीन है उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओ, डबल जो ऑक्सीजन है वो H के साथ डबल O लग जाएगा, उसके बाद इसको H+H2O करोगे तो फिनॉल तो देगा ही देगा, साथ ही साथ एसीटोन भी देगा, और दोनों के दोनों लार्ज अमाउंट में मिलेंगे। यानी ये एसीटोन यानी कीटोन एज वेल एज फिनॉल दोनों के प्रिपरेशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला चैप्टर में अगर हमें कीटोन का प्रिपरेशन करना होगा तो इस रिएक्शन को भी लिख सकते हैं, बिकॉज एसीटोन इज द लार्जर अमाउंट इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम कीटोन को लार्जर अमाउंट में पाते हैं। तो इस तरह से पहले हमने फिनॉल की प्रॉपर्टीज देखी, फिर हमने ईथर की देखी प्रॉपर्टीज, मतलब इंट्रोडक्शन देखी, फिनॉल की इंट्रोडक्शन देखी, फिर फिनॉल का प्रिपरेशन 4 तरीके से देखा। फ्रॉम हेलो एरिन्स, उसका रिएक्शन को तेज करने के लिए नाइट्रेशन करके NO2 जोड़ दे रहे थे। फिर देखा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एक सल्फोनेशन करके SO3 जोड़ सकते थे, या ओलम के साथ बेंजीन रिंग में SO3 जोड़ सकते थे, फिर सोडियम फिनॉक्साइड बनाओ, फिर अल्कोहल बनाओ। फिर हमने देखा फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट एनिलीन लेते थे, उसका रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से करा के या HX से करा के बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना लेते थे। उसका रिएक्शन अगर वार्म वाटर से करते थे तो फिनॉल देता था। उसी का रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड से करते थे या क्यूप्रस ब्रोमाइड से करते थे तो एराइल क्लोराइड या एराइल ब्रोमाइड देता था, जो सेंडमेयर रिएक्शन है। और उसी का रिएक्शन Ki से करते थे तो हमें डायरेक्ट एराइल आयोडाइड मिल जाता था, वो सेंडमेयर के अंदर नहीं था। और एनिलीन से फिनॉल भी सेंडमेयर के अंदर नहीं था, सिर्फ क्यूप्रस क्लोराइड क्यूप्रस ब्रोमाइड का रिएक्शन सेंडमेयर के अंदर में आता था। वो सिंपल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड था। 3 प्रिपरेशन सॉरी फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट था, यानी पहला हेलोएरिन्स, दूसरा सल्फोनिक एसिड, तीसरा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, और चौथा हमने पढ़ा फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन को आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहा जाता है, और इसको क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड भी कहा जाता है। और इस तरह से आपका प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल हो गया खत्म, और टाइम हो गया 1 घंटा।
और इसमें हमने इंट्रोडक्शन आपको नहीं 44 मिनट हुआ है, 15 से 20 मिनट में हम कोशिश करते हैं कि ईथर का भी प्रिपरेशन इसी के अंदर दे दे। थोड़ा बड़ा होगा, बर्दाश्त करो, क्या कर सकते हैं, चला जाता है ना, चीजों को पुराने चैप्टर से कोरिलेट नहीं करते, डायरेक्ट लिखते तो आपको याद करने वाली बात हो जाती है जो बुक में भी लिखा हुआ है, तो क्या फायदा होता। उससे अच्छा पुराना आगे सब रिवाइज करोगे तो चीजें दिमाग में एडजस्ट हो पाएगी, इसलिए हमने ऐसा फास्ट करके बताया है। तो इसको आप लिख लो जल्दी से फास्ट, फिर अब ईथर का समझाते हुए इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। फास्ट करो, लिख लिया यहाँ तक। अब अगला जो है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ ईथर, उसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। क्यों नेक्स्ट वीडियो में करते हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उसके अंदर का जो मैकेनिज्म है, जो हमारा डिहाइड्रेशन हो रहा है या SN2 हो रहा है या विलियमसन सिंथेसिस हो रहा है, उसके मैकेनिज्म का थोड़ा डिटेलिंग देंगे तो वो हाफ एन आवर ले लेगा। तो इसको रहने देते हैं, 45 मिनट में देख के इसको फेनॉल का कोरिलेशन करो, फिर ईथर का बता देंगे प्रिपरेशन, तो बात खत्म हो जाएगी। चीजों को पकड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू एक ही जगह सारी चीजों को। तो हमको ऐसा लगा कि वीडियो 1.5-2 घंटे का हो जाएगा तो फिर आपको मजा नहीं आएगा, इसलिए हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। ईथर के लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, इंट्रोडक्शन ऑलरेडी वहां पर भी इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा 2 मिनट ले लेंगे, यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन समझ लिया तो नुकसान तो किया नहीं। तो आज के लिए इतना ही, बाय, हैव ए नाइस डे। इसको अच्छे से पढ़ो क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा कोरिलेशन करवाया है, कम से कम आपको 2 बार देखना होगा चीजों को पकड़ने के लिए, ठीक है। और जब ईथर का प्रिपरेशन बताएंगे वहां मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड पे आता है, और उसको थोड़ा स्लो वर्जन में अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू राइट द मैकेनिज्म। अगर कहीं मैकेनिज्म में कंफ्यूजन हो तो इसको यहीं पर रोक देते हैं, ठीक है। चलिए, ज्यादा आपके लिए भी आसान होगा, बोर्ड टाइम है 40 मिनट, 45 मिनट आपके लिए सही है। चलिए तो बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय।